जय हिंद दोस्तों, ईपीएस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग नई कविता आज करेंगे। नई कविता करने से पहले हम लोग एक बार ये जो निराला का क्वेश्चन रह गया था, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आंसर बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निराला के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत बढ़िया इनके बारे में पढ़ा है। और RKSP जो है इनकी रचना राम की शक्ति पूजा, ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में भी है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो अपने आप में वहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है शक्ति पूजा के बाद, प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, शक्ति पूजा के बाद निराला की रचनाओं में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न कम होते गए हैं। बोल रहा है सोदाहरण विवेचना कीजिए। मतलब कह रहा है ना कि देखो, शक्ति पूजा के पहले निराला क्या लिख रहे थे? सरोज स्मृति ये लिख रहे थे। ठीक है, सरोज स्मृति लिख रहे थे। और जब शक्ति पूजा लिखते हैं, शक्ति पूजा, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, है ना। तो ये क्या आकांक्षा पूर्ति हो गई वहाँ पे। तो जब शक्ति पूजा में उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो आप उसको भारत की तत्कालीन राजनीतिक समस्या से जोड़िए, चाहे निराला के जो व्यक्तिगत जीवन में अभाव था, जो संघर्ष रहा, जो आप कह सकते हो जो आर्थिक विपन्नता थी, ठीक है, उससे जोड़िए। तो कुछ भी आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उन्होंने समाधान दे दिया था कि भैया होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, ये बात सीधे ऐसा हो गया है। अब कह रहे कि ये शक्ति पूजा ऐसी रचना थी ना, शक्ति पूजा के बाद निराला की रचनाओं में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न कम होते गए। मतलब इसके बाद निराला ने जो भी रचनाएं लिखी उसमें जो उद्देश्य है ना वो पूरा नहीं हुआ। अब उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो आप देखोगे, जैसे अगर आप देखो कुछ कुछ रचनाओं को देखो, जैसे आप देखोगे वह तोड़ती पत्थर, तो वह तोड़ती पत्थर में, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर में वो जो महिला है जो इलाहाबाद के पत्थर तोड़ रही है, उसी को देख के जो लिख रहे हैं, उसको छांव नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, छांव नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे निराला में, चूंकि निराला क्या है, छायावादी हैं, छायावादी हैं, छायावाद से प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिवादी चेतना में, ये नहीं कह रहा हूं कि प्रगतिवाद दिखने, ध्यान रखिए शब्दों में बड़ा मैटर करता है, शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि प्रगतिवाद, मैं कह रहा हूं प्रगतिवादी चेतना। निराला में समाजवादी प्रगतिवादी चेतना दिखने लगती है, तो वो बस वो तोड़ती पत्थर को दिखाते, भैया देखो कितना कठिन माहौल है, कितना विपरीत स्थिति है, लेकिन वो पत्थर तोड़ रही है धूप में, रुई जो जलती हुई धूप, है ना। देखिएगा एक बार कविताएं कुछ कुछ पढ़िए खाली समय पे, तो आपका बढ़िया टाइम पास भी होगा। तो ये बात समझिएगा। इसी तरह से जब वो आप देखेंगे, जब इसके कुकुर मुत्ता जब लिखते हैं तो क्या कहता है कुकुर मुत्ता? शुरुआत में कुकुर मुत्ता ये कहता है ना, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंगो आप, यही तो कहता है कुकुर मुत्ता। लेकिन अंत में क्या होता है? इसको तोड़ के इसका बना लेते हैं पकौड़ी, ठीक है, इसका खाना बना के खा जाते हैं सब। तो कुकुर मुत्ता को अंत में विजयी नहीं दिखाते हैं, ये विजयी नहीं दिखाते हैं। क्या करते हैं? आकांक्षा पूर्ति नहीं होती है कुकुर मुत्ते की। इसको क्या करते हैं भैया, ये जो लड़कियां रहती है ना, तो खा जाते हैं सब। तो ये बात समझिए कि ये रचना, ये इस तरह का आपको दिखता है। इसी को आपको एग्जांपल दे के समझाना है कि हाँ बेसिकली क्या है, छायावाद से निराला का जो आप कह सकते हो जो छायावादी रोमानियत है, ठीक है, उसके प्रति, या छायावादी जो रोमानियत है उसके प्रति आप कह सकते हो कि निराला का मोह भंग हुआ है। ठीक है, उससे मोह भंग हुआ है, छायावादी रोमानियत से मोह भंग हुआ है, तथा समाजवादी एवं वास्तविक, समाजवादी एवं आप कह सकते हो बेसिकली निराला शुरू में क्या है, आदर्शवादी हैं, समाजवादी चेतना का प्रभाव पड़ा है, चेतना एवं यथार्थवाद दिखता है इनकी रचनाओं में। तो यथार्थ अब देखते हैं, निराला यथार्थ देखने लगते हैं। ठीक है, दुख के गीत गाते हैं, जैसे आप देखोगे, है ना, स्नेह निर्जन बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। ठीक है, ये सीधे सीधे तो आप इस बात को देखेंगे कि ये मतलब ये समझिएगा। तो आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न कम है, ये बात कही किसने है? तो ये बात कही है, ठीक है, रामविलास शर्मा ने। तो रामविलास शर्मा ने ये स्टेटमेंट, जो शक्ति पूजा के बाद निराला की रचना में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न कम होते गए हैं, सुधारण विवेचना कीजिए, बात कही रामविलास शर्मा ने। यही बात आपको बस एक्सप्लेन करनी है, कंक्लूजन में क्या बताना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको सीधे देखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सीधे सीधे आपको करवाता हूँ आंसर। ठीक है, तो प्रश्न का मेन कंटेंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम्पल देके क्या आपको बताना है कि हाँ
पहले आकांक्षा पूर्ति हुई थी निराला की रचनाओं में, आकांक्षा पूर्ति हुई थी, या बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में यही बता सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप यही बता सकते हैं, है ना, कि सरोज स्मृति लिख कर, ठीक है, सरोज स्मृति लिख कर, है ना, अपनी पुत्री के प्रति या पुत्री की के मृत्यु के दुख, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, थोड़ा मजा आए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिखिए, ठीक है, कि निराला मुख्यतः छायावाद के क्या हैं, हस्ताक्षर कवि हैं, तथा उनकी प्रारंभिक रचनाओं में रोमानियत एवं छायावादी वायवीता दिखती है, तथा उनके वास्तविक जीवन के संघर्ष, दुख, पीड़ा, अकेलापन, तनाव, ये सब कीवर्ड लिखिएगा, तनाव आदि की गहन अभिव्यक्ति निराला सरोज स्मृति के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज ना कही, ठीक है। इस रचना के बाद निराला, इन सभी दुखों को दूर करने वाला और अपनी आकांक्षा पूर्ति का स्वप्न पूर्ण करने वाला, ठीक है, या गहन दुखों से बाहर, मतलब आप दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, गहन दुखों, जीवन की उसको क्या कह सकते हैं, न पूरित, या फिर आप कह सकते हो जो अपूर्ण आकांक्षाओं, ठीक है, अपूर्ण आकांक्षाओं एवं संघर्षों की अभिव्यक्ति, ठीक है, संघर्षों की अभिव्यक्ति को दूर करने वाला, मतलब अब स्टेटमेंट बना लीजिएगा, दूर करने वाला काव्य राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, इसमें, ठीक है, या इस रचना में अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यही अन्याय जिधर है उधर शक्ति की स्थिति से जूझते राम रचना के अंत में अंततः शक्ति को सफल चित्रित, या शक्ति को उपलब्ध करने में सफल चित्रित किए गए हैं, है ना। या फिर आप इसको और थोड़ा सा चाहें तो बना के लिख सकते हैं, क्योंकि वाकई में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, इस प्रश्न की डिमांड है, एक पैराग्राफ आपको ये बताने की, देखो भाई आकांक्षा पूर्ति हो रही है राम की शक्ति पूजा में, तो आप बता सकते हैं अपना आत्म न्यौछावर कर देने की, ठीक है, की घोषणा के साथ, वही तो करते हैं वो कि चलो देवी अब मैं अपना जो है वो जो माता मुझे वो क्या कहती हैं, माता मुझे कमल नयन कहती हैं, तो चलो मैं अपना आंख निकाल के दे देता हूँ, ठीक है, एक आंख निकाल के देता हूँ तो कमल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ी होगी, आइडिया होगा आपको, तो मैं बहुत ज़्यादा राम की शक्ति पूजा पढ़ाने पे नहीं जाऊँगा, ये कोर्स उससे रिलेटेड है नहीं, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ ताकि आपको डिमोटिवेशन ना हो कि सर ये क्या मतलब पढ़ा दिया आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी आंख देने के लिए तैयार हो गए राम, और अंततः शक्ति प्रकट हो गई है, और शक्ति क्या बोल के कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये बात आप बता देंगे कि सफल हो गए, ठीक है। कहेंगे इस रचना के बाद निराला, ठीक है, इस रचना के बाद निराला छायावादी वायवीयता एवं रोमानियत को, क्या रोमानियत से आगे बढ़ते हुए, है ना,
आगे बढ़ते हुए समाजवादी चेतना तथा यथार्थवाद, ठीक है, यथार्थवाद को अपनी रचनाओं का प्रमुख अंग बना लेते हैं। अब यहां पे बताइए, वन बेला, वह तोड़ती पत्थर, तो दूसरा एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल है वन बेला, दूसरा एग्जांपल है तोड़ती पत्थर, ठीक है, फिर तीसरा एग्जांपल है मैं अकेला, ठीक है, इसने निर्झर बह गया, चौथा एग्जांपल है कुकुरमुत्ता। 2-3 एग्जांपल इसमें से दे लीजिएगा, वन बेला, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं इसका प्रमाण है। आप इस बात को बताइए, ठीक है, इस बात को बताइए कि कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं इसका प्रमाण है, ठीक है, कुकुरमुत्ता इसका प्रमाण है, ठीक है। अब बताना है वन बेला में, अब ये बात अब आपको डायरेक्ट लिख देने हैं कि वन बेला में निराला किसी आदर्श स्थिति को उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि कहते हैं कि, या फिर जो वास्तविक समस्याएं निराला अपने जीवन में देख रहे होते हैं, ठीक है, आप भी इस बात को बताइए कि वन बेला में निराला किसी आदर्श स्थिति को बताने के बजाय अपने वास्तविक संघर्षों के प्रति, अपने वास्तविक या अपने जीवन के वास्तविक संघर्षों के प्रति यह आदर्श स्थापित करते हैं कि है ना, प्रहार सहते रहो, अपने कवि के मार्ग पर चलते रहो। ये चाहे तो ये एग्जांपल याद कर सकते हैं आप। नाचती विनत पर तुम ऊपर, ठीक है, नाचती विनत पर तुम ऊपर, होता जब उपल प्रहार प्रखर, ठीक है, तो ये आप वन बेला का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर आप कहिए इसी प्रकार वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर में भी निराला, वह तोड़ती पत्थर में भी निराला धूप में श्रम कर रही स्थिति, श्रम कर रही स्त्री को पेड़ अथवा, या आप लिख सकते हैं वृक्ष, है ना, ज्यादा अच्छी हिंदी होगी, वृक्ष अथवा किसी अन्य प्रकार की छांव उपलब्ध कराकर आकांक्षा पूरित नहीं करते हैं, बल्कि केवल उसका चित्रण करते हैं, केवल उसका चित्रण देख रहे हैं, वो वह तोड़ती पत्थर, तो आप केवल ये लिखिए दीवा का तम तमाता रूप, तैमत तमाता नहीं, तम तमाता रूप डॉट 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 प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, बस हाई सब इतना मत याद रखिए, है ना। इस बार मैं जब पीसीएस के इंटरव्यू में गया था तो मेरे से यही पूछा था कि वह तोड़ती पत्थर का कुछ सुनाइए, कुछ लाइन सुनाइए। हम मुझे इतना ही याद था, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो बोला इतना तो मुझे भी याद है। मैंने कहा सर इतना ही मुझे भी याद है सर, इसके आगे मतलब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना। तो देखिए काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ठीक है, काम ऐसे ही थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वह तोड़ती पत्थर आप इस बात को बता देंगे, ठीक है, कि दीवा का तमतमाता रूप डॉट 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 प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, तो ये बात आपको बतानी है। हाँ, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार निराला अब अपने गहरे विषाद को छिपाते हुए ऊपरी हंसी दिखाते हैं, ठीक है, और काव्य कर्म के अंतिम चरण में मृत्यु एवं विषाद के गीत अधिक लिखते हैं। यही एग्जांपल देना है, इसने निर्झर भर गया, रेत ज्योतन रह गया, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी है, तो आपको बतानी है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य कर्म का वह चरण है, निराला के काव्य कर्म का वह चरण है जहां प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा के अनुसार इसके बाद की रचनाओं में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न क्रमशः कम होते गए हैं। यही बात आपको कंक्लूजन में लिखनी, ठीक है, आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न क्रमशः कम होते गए। कंक्लूजन में रामविलास शर्मा का नाम आना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, इसको अंडरलाइन हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम आइडिया ले लिए हैं बेसिकली, क्योंकि ये आ सकता है, ये प्रश्न मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि आ जाएगा। अब हम 2 प्रश्न देखेंगे, एक ये है लघु मानव की अवधारणा और नई कविता,
ये प्रश्न है कि लघु मानव की अवधारणा और नई कविता विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अच्छा बताओ, संक्षिप्त निबंध आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि लघु मानव क्या होता है, नई कविता क्या होती है ना। बिल्कुल, निबंध जब आ जाए ना, निबंध लिखिए तो कायदे से तो निबंध इसी तरह से लिखना चाहिए, लेकिन अब हिंदी साहित्य में है निबंध लिखिए, तो बेसिकली आपको बताना है कि नई कविता जो है उसमें लघु मानव की अवधारणा कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड करके इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, जब नई कविता पे प्रश्न आएगा या नई कहानी पे प्रश्न आएगा तो आपको सार्त्र का डीह्यूमनाइजेशन, पहली बात सार्त्र का डीह्यूमनाइजेशन, दूसरा हाइडेगर का डीपर्सनलाइजेशन में से कम एक, बेटर होगा कि सार्त्र को जरूर कोट कीजिएगा। सार्त्र का डीह्यूमनाइजेशन और अस्तित्ववाद, ये आपको नई कविता और नई कहानी दोनों में एज अ एग्जाम्पल पक्की बात है कोट करना ही करना है। पक्की बात है कोट करना है, ये ध्यान रखिए, कोट करना ही करना है, इसमें मतलब कोई इफ बट लेकिन नहीं, ठीक है, इसको कोट करना है। अब यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो लघु मानव की अवधारणा और नई कविता विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखेंगे। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक बार नई कविता क्या है। बेसिकली नई कविता क्या है, अगर आप देखेंगे तो प्रयोगवाद के समाप्त होने के बाद एक प्रमुख जो आंदोलन चला है, प्रमुख आंदोलन, वह है नई कविता। तो बेसिकली अगर हिंदी साहित्य का विकास देखेंगे तो छायावाद आता है, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है, इसके बाद आप देखेंगे नकेनवाद और ऊटपटांग, जो भी छोटे मोटे आंदोलन चलते हैं। जो सबसे बड़ी धारा चलती है वो है इसकी नई कविता की सबसे, ये ध्यान रखिए प्रयोगवाद का ही अगला चरण है। तो कहीं ना कहीं नई कविता में प्रयोगवादी कवि भी आपको मिल जाएंगे, तो आगे आपको नई कविता में मिल जाएंगे, आगे नई कविता मिल जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे जब नई कविता लिखी जा रही है तो कौन सा समय, 1960 का दशक है, 1960 का दशक है। इस माहौल को थोड़ा सोचिए, क्योंकि हमने ये बात समझी है, हमने क्या कहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है और कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं और नए प्रकार की चीजों को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए, अभी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये है चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो थोड़ा सा 1960 के दशक को एक बार हम सोचते हैं, समझते हैं क्या हो रहा था 1960 के दशक में, तब आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं बस बैकग्राउंड थोड़ा सा दे रहा हूँ। देखो 1960 के दशक में हमें आज़ादी मिल गई थी। अब आज़ादी मिल गई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि आज़ादी मिल जाएगी तो हम धोती फाड़ के रुमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे। लेकिन बाद में समझ में आया कि आज़ादी से ऐसा कुछ तोप नहीं हो गया। मतलब ये समझ आया कि बस ये हुआ कि गोरे हट गए, गोरे बाहर से चले गए, बल्कि इस स्थिति में ना कई लोग दुखी हो रहे थे, है ना, कि कहाँ गोरिन कन्याएं थी भारत में, बाहर चली गई, ठीक है। कई लोग दुखी थे इस बात से, हम मस्ती कर रहा हूँ। बेसिकली गोरे हटके गोरे की जगह आ गए काले या भूरे भारतीय, और जो भारतीयों की खराब स्थिति थी, पहले गोरे राज करते थे, अब काले राज कर रहे हैं, तो खराब स्थिति खराब ही रह गई, ठीक है, खराब ही रह गई। नेता लोग जो हैं बड़े बड़े, कोई इंग्लैंड से अपना कपड़ा धुलवा के मंगा रहा है, लंदन से कोई लंदन का जैकेट पहन रहा है, कोई फूक के पड़ा हुआ है एकदम आराम से, चिल मार के ऐश कर रहा है। देश के विकास इत्यादि के प्रति है ही नहीं। चीन से युद्ध हो रहा है, हार जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान रहे से धक्का दे रहा है, ठीक है। इधर दुनिया भी आज़ादी के बाद देखोगे दुनिया भी बटी हुई है कई धड़ों में, है ना, कई धड़ों में। तो यहाँ पे देखोगे लोगों को ये पता चला कि क्षणवाद है। पहली बात तो ये पता चला कि क्षणवाद का कॉन्सेप्ट आगे गया। जीवन बहुत क्षणिक है, क्षणिक जीवन है। जब क्षणिक जीवन है तो पक्की बात है सुख की कामना होगी कि भैया जो चाहो वो भोग लो, ठीक है, क्षणिक। ये बात पता चली कि यार अचानक से कुछ भी हो सकता है, मतलब बैठे बैठे आदमी मर सकता है। लोगों को ये बात पता चली, लोगों को लगा कि यार अभी तक जितनी विचारधाराएं थी, आप चाहे प्रगतिवाद देखो, है ना, प्रगतिवाद देखो, ठीक है, मेनली इसमें क्या था, ये मानव केंद्र में था, ठीक है। दिनकर की भी रचनाओं को देखोगे, दिनकर की रचनाएं, तो दिनकर क्या बोलते हैं, जब तक मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा, मनुष्य की बात करते हैं, मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा, समित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये बात दिनकर भी कहते हैं। तो इस बात को समझिएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू था कि मानव जो कि हर रचना की केंद्र में था, चाहे छायावाद में देखिए,
छायावाद में देखेंगे तो मानवकरण अलंकार रचे जा रहे हैं, मानव को रचनाओं के केंद्र में रखा जा रहा है, विरह इत्यादि की बात की जा रही है। लेकिन अब ऐसा समझ में आया कि मानव कुछ नहीं, मानव एक छोटी सी हस्ती है, बस छोटी सी हस्ती है, कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक मानव कुछ नहीं होगा, उसको ये बात पता चले, समझा। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ये लगा कि हम वोट देंगे, आजादी बाद हम वोट देंगे, 1947 ये हुआ ना कि भाई वोट देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और जनता सबसे मजबूत होगी, जनता सबसे ज्यादा मजबूत होगी, ये बात पता चली। बाद में पता चली वोट क्या है, पैसा देके वोट लिया जा सकता है, ठीक है, पैसा दो वोट खरीदो, है ना। भीड़ तंत्र हो गया है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र हो गया है, नेताओं कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एज द ह्यूमन, अब आप सोचो, आप क्या, आपके वोट की कीमत कुछ नहीं है। जब आपको पता चले कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे 44 लाख लोग हैं, ठीक है, 44 लाख लोग हैं, आपको ये बात पता चली, उसमें आप जा रहे हैं एक वोट देने, आपकी वोट की कीमत कितनी है, 1/44 लाख। तो लगे यार क्या हूं मैं, ऐसे झूठों मुझे कहा जा रहा है, जो नेताजी कह रहे हैं जनता जनार्दन, जनता ही सर्वोच्च है, ये भारत की 130 करोड़ जनता की आवाज है। जब ये बात कह रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, आपको ये बात समझ आ रही है, ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं है इस बात की, मैं तो केवल एक हूं इस 44 लाख में से जो जिनको वोट देना है संसद का इलेक्शन लड़ने के लिए, एक हूं। अब लगे यार मेरे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। और जब ये बात आपको पता चली कि यार आपकी कोई कीमत ही नहीं, आपकी कोई औकात ही नहीं है, जब आपको ये बात पता चली कि आपकी कोई औकात ही नहीं है, तब आती है लघु मानव कि आप कितने छोटे यार, कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी, तो तुम तो लुल्ल हो बस। तो यही बात है लघु मानव की अवधारणा। अब ये जब प्रश्न पे थोड़ा समझेंगे, लघु मानव की अवधारणा और नई कविता विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब कह रहा है नई कविता पर लघु मानव की अवधारणा का कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। नो डाउट नई कविता की जो, देखो अब एक बात समझना, जैसे अभी हमने प्रगतिवाद देखा है ना, प्रगतिवाद देखा, हमने प्रयोगवाद देखा, सबको याद हो रहा होगा, हमने इनकी प्रवृत्तियों पर अलग से चर्चा की, इनकी प्रवृत्तियां बताओ। अभी हम नई कविता की भी प्रवृत्तियां देखेंगे, नई कविता की भी प्रवृत्तियां देखेंगे। एक प्रश्न वो बनेगा नई कविता की प्रवृत्तियां बताओ, एक प्रश्न ये बन सकता है लघु मानव की अवधारणा नई कविता। बेसिकली नई कविता की जो प्रवृत्तियां है ना, नई कविता की एक प्रवृत्ति है लघु मानव की अवधारणा, ठीक है, कि नई कविता में जो संवेदनागत पक्ष है उसमें ये प्रवृत्ति है कि लघु मानव की अवधारणा एक प्रमुख क्या है, प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से आप देखोगे क्या है यहां पर, ठीक है, भोगे हुए यथार्थ पर बल है, भोगे हुए यथार्थ। कभी कहता है भैया जैसे प्रगति, अब यहां पे ध्यान रखना, मैंने ये बात कही है कि जब आप प्रयोगवाद लिख रहे हो तो प्रगतिवाद से तुलना करनी है, प्रगतिवाद लिख रहे हो तो छायावाद प्रयोगवाद से तुलना करनी है। इसी प्रकार जब आप नई कविता लिखोगे तो प्रगतिवाद, छायावाद और जो आप कह सकते हो प्रयोगवाद, सबसे कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट तुलना करते हुए लिखना है। तो प्रगतिवादी क्या करते थे, प्रगतिवादी वैचारिक प्रतिबद्ध थे, ध्यान रखिए वैचारिक प्रतिबद्ध थे। ये दुनिया की समस्या को इस कलर के, जो कलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस कलर के चश्मे से देखते हैं, लाल चश्मे से। प्रगतिवादी तो यही देखते हैं ना, लाल क्रांति को लाल सलाम, लाल चश्मे से देखते दुनिया को, इनको पूरी दुनिया लाल लाल क्रांति यही सब नजर आता है ना। तो ये बेसिकली क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आंदोलन हो जाए और समाप्त हो जाए। नई कविता वाले कह रहे हैं भैया हम भोगे हुए यथार्थ पर बदल देंगे। तुम जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो ना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। जो भोग रहा है व्यक्ति, जो व्यक्ति को दिख रहा है कि वो लघु मानव है, उसकी कोई औकात नहीं है। व्यक्ति जो भोग रहा है, व्यक्ति शहरी अकेलेपन से ग्रस्त है, अकेलेपन से ग्रस्त है। व्यक्ति के जीवन में प्यार रोज रोज आ रहा है, कभी एक प्यार कभी दूसरा प्यार, है ना, जहां देखी नारी वहीं आंख मारी, ये वाला हालत है व्यक्ति का। तब इसको लग रहा है हम तो भोगा युवा यथार्थ लिखेंगे, ठीक है। तो नई कविता कहीं ना कहीं इन कविताओं की, बेसिकली आप कह सकते हो इन रचनाओं की बात है। यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको 2-3 एग्जांपल्स पहले याद करने नई कविता में, तो पहले कर लीजिए। मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाले से सीधे आपको दिखा लेता हूं कुछ एग्जांपल, तो आप पहले याद कर लेंगे, है ना, ठीक है। ये दिखाएंगे, अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा, पहले इसको याद कर लिए नई कविता में। अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा, भाई लोकतंत्र इत्यादि जिनकी जान मदारी की आशा है, तो एक लाइन याद कर लिए, अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है, धूमिल, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। फिर ये सर्वेश्वर का याद रखना है, कैसी विचित्र है ये जिंदगी,
जिसे मैं जीता हूं, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता। भाई सड़ा कपड़ा जैसे जैसे सिलोगे और फटता जाएगा, एकदम बहुत बुरा होता है, ठीक है, बहुत बुरा सड़ा हुआ कपड़ा, समझ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज हो गई, कैसी विचित्र है ये जिंदगी जिसे मैं जीता हूं, सर्वेश्वर नई कविता के, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता हूं। फिर देखेंगे अंधा युग की एक रचना है, कहाँ गई, हाँ ये हो गया, ठीक है। अंधा युग का एक एग्जाम्पल है ये, धर्मवीर भारती अंधा युग, ठीक है। अंधा युग पे भी अपने आप में एक प्रश्न आ सकता है, वो तो चलो बाद में देखेंगे जब आएगा तब। ये बेसिकली नाट्य गीतिका है, एक प्रकार की नाट्य गीतिका, ठीक है। अभी चलो इस पे बात नहीं करेंगे, पहले हम यही देख लेते हैं। तो धर्मवीर भारती क्या लिखते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे मतलब अब इसको तो पूरा ही याद करेंगे तभी कोई मतलब है। मैं रथ का पहिया टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, चाहे तो इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। डॉट 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 सच्चाई टूटे पहियों, मेरे हिसाब से याद ही रख लीजिए, एग्जाम में अपने हिसाब से काम चला लीजिएगा कि अपने आप को मैं रथ का टूटा पहिया मानते हैं, मतलब बहुत लघु मानते हैं, लेकिन मानते हैं कि सच्चाई टूटे पहियों का ही आश्रय लेगी। जब इतिहास तो अपने भाषा में लिख दीजिएगा, फिर ये लाइन कोट कर दीजिएगा। तो बेसिकली देखिए वो ना रिटेन में, जैसे हम ये पैराग्राफ लिख रहा हूं मान लो मैं, इसी में बीच बीच में अपने एग्जाम्पल्स कोट करते चलूंगा, तो वो भी एक लिखने का बहुत बढ़िया स्टाइल होता है। तो पैराग्राफ लिखते लिखते ये भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बस एक बैकग्राउंड ये है, ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि कर्ण बहुत वीर है, आपको पता है, ठीक है। महाभारत में क्या किया गया, जब ये इनका जो पहिया जब फंस गया कीचड़ में, पहिया कीचड़ में फंस गया, तो मतलब जब रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया तो ये उतरे पहिया सही करने के लिए कर्ण, तभी अर्जुन बोले, मतलब श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि भैया मार दो इसको मारो, निपटाओ। अर्जुन बोला काहे मारे, ये तो युद्ध के खिलाफ। बोले भैया मार दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि कर्ण को तुम मार पाओगे, यही मौका है, मार दो चला। तो ये बात समझिए, टूटा पहिया, वो पहिया टूट के वो अपना युद्ध के नियमों के खिलाफ जाके कर्ण को मारा गया, ठीक है। कर्ण के साहस वीरता की प्रशंसा करने के लिए क्या लिखे हैं, ये अंधा युग लिखे हैं कि भैया देखो जिसे तुम कहते हो प्रभु, है ना, वो क्या है, अन्यायी है, वंचक है वो, है ना, वंचक है वो। क्या कर रहा है, वो कह रहा है भैया मार दो, मौका मिल रहा है तो चौका मार दो, खत्म कर दो। तो इस छल कपट जो कर्ण के साथ हुआ ना, जो कर्ण के साथ छल कपट हुआ, उस बात को लेकर इन्होंने रचना लिखी है धर्मवीर भारती ने, अंधा युग। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, पूरा याद रख लीजिए, अच्छी चीज है। कई बार ना ऐसे में काम आ जाता है ये, मैं रथ का टूटा पहिया, तो पहले तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, है ना। तो मैं रथ का टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले, कुछ इतना ही याद कर लो मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी। फिर अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक ही एग्जाम्पल, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको यह मुक्त करना न जाने, इतना याद करो बस, दुख सबको मांझता है, बहुत ज्यादा नहीं, दुख सबको मांझता है, बस इतना, ठीक है ना। इतना ज्यादा लोड नहीं लेना जिंदगी में, ठीक है। हाँ, फिर एक ये, अब इसमें देखो एक बहुत बढ़िया व्यंग है ना, एक बहुत बढ़िया व्यंग है मार्क्सवाद पर, इन्होंने व्यंग भी किया है ना। पहले एक दो एग्जाम्पल याद करें नई कविता वाला, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला गांधी, तीसरे के मुंह से निकला आलू। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पहले के पेट भरे थे, इसलिए कहना चाह रहे कि भैया पेट भरा रहेगा ना तभी कोई, अब इसका पेट भरा था तो ये कह रहा माओ 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 जिंदाबाद, इसका भी पेट भरा था गांधी, लेकिन तीसरा बेचारा भूखा था, तो ये कह रहा है अरे यार आलू दो, भूख लगी, पानी प्यासा। तो वही कह रहा है कि, है ना, कि पहले दो के पेट भरे थे, तीसरे बेचारे पेट खाली था। तो सर्वेसर जैसे जो नई कविता के लेखक हैं, ठीक है, सर्वेसर जैसे नई कविता के लेखक हैं, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये कहते हैं कि भैया विचारधारा तो तभी आएगी ना जब पेट भरा हो, यही बात कहते हैं, ठीक है, ये बात कहते हैं। फिर एक आपको ये ध्यान रखना है, एक ही एग्जांपल, हाथ कुछ लगा नहीं कोई भी भाव कमबख्त जगा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हाथ कुछ लगा नहीं कोई भाव कमबख्त जगा नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इतना एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं एक जो प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है।
तो आप क्या बताएंगे, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो चलो यहीं से प्रश्न ही देख लेते हैं सीधे से। ठीक है, तो अभी हमें एक तो ये करना है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है ना, ये करना है। अब यहां पर इस बात को देखिए, आप कह रहे नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यही प्रश्न आ जाएगा 300 शब्दों में। ठीक है, 300 शब्दों में। तो इंट्रोडक्शन क्या देंगे, इंट्रोडक्शन क्या देंगे, यही कि प्रयोगवाद का विकसित रूप अथवा अगला चरण है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी और इकहरी जीवन दृष्टियों का त्याग करते हुए सामंजस्य का प्रयत्न करता है। तो सीधी बात है, प्रयोगवाद का विकसित अथवा अगला चरण। देखो ध्यान रखना, जो नई कविता है, ठीक है, नई कविता के जो प्रारंभिक लेखक हैं, जैसे अज्ञेय, सीधी बात है अज्ञेय है ना, ये एक प्रमुख लेखक है नई कविता के। तो ये क्या करते हैं, ये प्रयोगवादी ही हैं। बाद में प्रयोगवादी जो कवि हैं वो बाद में बोलते हैं कि ठीक है, हम नई कविता लिख रहे हैं, हम अपने आप को नई कविता मानेंगे क्योंकि हम नए प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात बतानी कि प्रयोगवाद का, या आप कह सकते हैं, आप इस बात को बता सकते हैं, हिंदी साहित्य 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में हिंदी साहित्य का एक प्रमुख आंदोलन नई कविता, प्रयोगवाद का विकसित अथवा अगला चरण। मतलब इसको बना लीजिएगा, मैं इंट्रोडक्शन में अब ये बताते जाऊंगा। अब देखो, मैं अब लाइन से बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर करके नहीं बताऊंगा या लिखवाऊंगा नहीं इमला बोल बोल के, उसमें बिना मतलब के समय बर्बाद हो रहा है। मैं ये बताऊंगा, ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। मैं इस बात पे फोकस करूंगा भैया, तुम्हारे इंट्रोडक्शन में ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए, नहीं तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन बेकार है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो प्रयोगवाद का विकसित है, जो कि विकसित रूप अथवा अगला चरण है, जो कि प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के अतिवादी और इकहरी जीवन दृष्टियों का त्याग करते हुए सामंजस्य का प्रयत्न करती है, और जीवन यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि की प्रस्तावना करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इसे बताएंगे, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, ये बात आप बताएंगे, प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। तो पहला पैराग्राफ लिखेंगे, ये लिखेंगे, भोगे हुए यथार्थ पर बल। ये पहला पॉइंट, यही बात बतानी है आपको। तो पहला पॉइंट यहीं से देखो, पहले पॉइंट में ये वाला एग्जांपल देना है। ठीक है, ये एग्जांपल देना है, नई कविता में वैचारिक यांत्रिकता से मुक्त होकर, ठीक है, यही डायरेक्ट लिखिएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट आपको, मतलब ये वाली बात को आपको एक्सप्लेन करके पहला पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहीं से स्टार्ट करिए, नई कविता में वैचारिक यांत्रिकता से मुक्त होकर भोगे हुए यथार्थ, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, को महत्व दिया गया, ठीक है, जो कि न केवल छायावादी वायवीयता, नहीं ठीक है, हाँ, ये आप इस तरह से लिखिए, नई कविता में, इस तरह से लिखिए इसको, नई कविता में छायावादी वायवीयता और प्रगतिवादी वैचारिक यांत्रिकता से मुक्त होकर भोगे हुए यथार्थ पर बल देते हुए अनुभूति परक कविताएं लिखी गई। ठीक है, अनुभूति परक कविताएं लिखी गई। ठीक है, सर्वेश्वर का मानना है, या सर्वेश्वर बताते हैं, बिना अनुभूति के कविता नहीं लिखी जा सकती। और सीधे यहीं ... ठीक है, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई विभाव कम वक्त जगा नहीं। सीधे ये बात आप बताइए, ठीक है, ये बात आप बताइए सीधे, ठीक है ना, ये बात आप सीधे बताइए। हाँ, भोगे हुए था, फिर आपको ये बताना है। अब आप चाहें तो इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कवि, ठीक है, इसी पैराग्राफ में ये कवि विचारधाराओं पर व्यंग करते हुए यह बात मानते हैं, ठीक है, यह बात मानते हैं कि पेट भरने के बाद ही विचारधारा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, पेट भरने के बाद ही विचारधारा उत्पन्न हो सकती है।
मार्क्सवाद भी इन्हीं में से एक है। मतलब सीधी बात है भाई, पेट नहीं भरा रहेगा, सबसे पहले आदमी की जरूरत क्या है? भूख, पेट। उसके बाद तो मार्क्स, गांधी, जो भी विचारक हैं, अंबेडकर, तब तो उसके बाद तो आप उनके बारे में सोचोगे, है ना? सीधी बात है। तो ये बात यही कहता है कि ये बात आपको बतानी है और छोड़ देना बस, इसके बाद कोई लोड नहीं है। फिर दूसरा प्रवृत्ति है लघु मानव की अवधारणा। यही एक अलग से प्रश्न भी है, लघु मानव की अवधारणा। तो आपको बताना है, चूंकि जो दूसरे, या आप क्या करेंगे ना, लघु मानव की अवधारणा ये वाला पहला पैराग्राफ में लिख लीजिएगा। पहला पैराग्राफ, कोई लोड नहीं है, इसे ऐसे ही लिख लो, यही रास्ता चयनित कर लीजिए, कोई लोड नहीं है। तो आपको दूसरा पैराग्राफ बताना है लघु मानव की अवधारणा। ठीक है, लघु मानव की अवधारणा मतलब यही बात आपको एक्सप्लेन करनी है। मतलब ये हेडिंग्स मत डालिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है 1960 के दशक में, 1960 के दशक में कवियों का, ठीक है, कवियों का स्वतंत्रता पश्चात मोह भंग हो चुका था तथा इन पर अस्तित्ववादी विचारक सार्त्र और हाइडेगर आदि का अत्यधिक प्रभाव दिखता है। इन रचनाओं में लघु मानव की धारणा उभरी, जो वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था। हमने भी बात बताई कि भैया देखो, प्रगतिवाद में क्या था, यही तो बात चल रही थी कि यार जब तक मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा, समित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, यही बात चल रही थी। दिनकर भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे प्रगतिवादी तो जितने ही लेखक हैं, ठीक है, जितने ही लेखक हैं सभी क्या कर रहे हैं भाई, यही तो कह रहे हैं कि संघर्ष करो, क्रांति करो, ठीक है, लाल झंडे को लाल सलाम, यही बात तो कह रहे हैं सारे। ये कह रहे हैं भाई वही मानव जो केंद्र में था ना, इसकी कोई औकात नहीं है। 40 लाख वोट में एक व्यक्ति का वोट किसी काम का नहीं है। ये बात क्या बताता है कि हम लघु मानव हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो बस ऐसे बच्चे हैं, है ना? तो आप ये बात बताएंगे कि लघु मानव वही मानव है जो पहले संस्कृति के केंद्र में था, लेकिन अब उसके महत्व में अचानक कमी आ गई। ठीक है, उसके महत्व में अचानक कमी आ गई और वह अपने आत्मसम्मान, संकल्प आदि सभी परिस्थितियों को समेटकर आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ता है ना? यहां पर आप इस बात को बता देंगे। ठीक है, फिर आप आगे अगला या फिर इसी में लिख देंगे, ध्यातव्य है इस लघुता से उसमें हीनता की भावना नहीं आती, बल्कि वह यथार्थवादी गर्व की अनुभूति करता है। मतलब ठीक है भाई, उसको हीनता नहीं है, ठीक है, हम छोटे हैं तो छोटे हैं, हम खुश हैं भाई, हम सरकारी नौकरी कौनों करें, हम खुश हैं, है ना? हम अगर पकौड़ी दुकान चला रहे हैं और पकौड़ी दुकान में हम 10,000 रुपये डेली कमा रहे हैं तो हम खुश हैं, है ना? हम ग्रेजुएट चाय वाला हैं तो भी चाय बना के खुश हैं। तो ये बात समझिएगा इस बात को। तो आपको ये बात है कि उसको अपने लघुता से हीनता की भावना नहीं, उसको गर्व की भावना हो रही है। ठीक, गर्व की भावना हो रही है। तो आप इस बात को बताएंगे, ठीक है, इस बात को बताएंगे, गर्व की भावना है। उदाहरण के तौर पर धर्मवीर भारती ने भी अंधा युग में मानव की लघुता पर गंभीर चिंतन किया है। ठीक है, मानव की लघुता पर गंभीर चिंतन किया है। ठीक है, जिस टूटे पहिए से, ठीक है, आप बता सकते हैं, हाँ बेसिकली ये बात आप बता सकते हैं कि गंभीर चिंतन किया है अंधा युग में मानव की लघुता पर, या अब इस बात को इस तरह से लिखिए, धर्मवीर भारती ने भी अंधा युग नामक रचना में कर्ण के साथ हुए छल को आधार बनाते हुए मानव की लघुता पर गंभीर चिंतन किया है। और वे कहते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले, चाहे तो पूरा ही लिख देना, चाहे तो इतना लिख देना। ठीक है, तो दूसरी प्रवृत्ति ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। फिर है तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति वो है आधुनिक भावबोध। ठीक है, आधुनिक भावबोध। अब विकसित होके ना जो आधुनिक भावबोध है या जो रचनाएं हैं, भाई देखो आधुनिकता का मतलब हमने पता ही था कि भाई जब स्वतंत्रता, समानता, ये वाले जब विचार आए जो अंग्रेजों ने भारत में, बेसिकली अंग्रेजी संस्कृति ने लाया, ठीक है, तो वहीं सब मानते हैं आधुनिकता। लेकिन आधुनिकता भी अपने आप में बहुत ही, आप कह सकते हो,
इवॉल्व होती है, समय के साथ आधुनिकता भी इवॉल्व होती है। भाई उस जमाने में शॉर्ट और स्कर्ट पहनना आधुनिकता नहीं माना जाता था, आज के ज़माने में आधुनिकता मानी जाती है। तो आधुनिकता भी क्या है, समय के साथ इवॉल्व हो रही है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में आधुनिकता हर काल में रहती है, हर काल में रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि नई कविता में आधुनिक भावबोध, नई कविता में आधुनिक भावबोध, ठीक है, आधुनिक भावबोध, ठीक है, व्यक्तिवादी आधुनिक भावबोध है, ठीक है, व्यक्तिवादी आधुनिक भावबोध है, जो कि जीवन के नकार की कविता है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में यह जीवन के नकार की कविता है। बस इतना ही बताइए, यह संस्कृति, परंपरा और मनुष्य के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा करती है। तो ये आपको दिख जाएगी नई कविता की प्रवृत्तियां। आप चाहें तो इसमें शिल्पगत प्रवृत्तियां भी कुछ बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, शिल्पगत भी प्रवृत्तियां बता सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे, है ना, आप बता सकते हैं कि ये कवि, या फिर आप इसको लिखिए, नई कविता शिल्प पक्ष में भी क्या है, अत्यधिक नवीन है, अत्यधिक नवीन है। ये कवि भाषा पर बल देते हैं, भाषा पर बल देते हैं, तथा सहज भाषा में अपनी बात को सटीक ढंग से कहते हैं। बेसिकली देखो, एक बात समझना, ये क्या करते हैं ना, ऐसे मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी को मिक्सचर करके, इनका ये मतलब नहीं कि भाई हिंदी में रचना लिखो, इनका ये भी मतलब नहीं इंग्लिश में लिखो, इनका ये कहना है ऐसा लिखो जो समझ में आता है, बस समझ में आता है। तो आप ये बात बताइए कि नई कविता के जो कवि हैं वो भाषा पर अत्यधिक बल देते हैं, और इनका ये मानना है कि सटीक ढंग से अभिव्यक्ति होना ज़्यादा जरूरी है, सटीक ढंग से भावनाओं की अभिव्यक्ति ज़्यादा जरूरी है। और सर्वेश्वर का एग्जाम्पल यहाँ भी आप दे सकते हैं, बिंब और प्रतीक को मारिए गोली, मेरे साथ बोलिए खड़ी फर्रुखाबादी बोली, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी शब्दों का क्या है, ठीक ठीक प्रयोग हुआ है, सभी शब्दों का प्रयोग, टिक 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 लेट मी स्पीक, है ना, ये क्या है, ये बात है। तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए, टिक 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 लेट मी स्पीक, इतना याद रख लीजिए सबसे अच्छा, कि सभी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार है ना, यह छंद मुक्त कविता है, ठीक है, छंद मुक्त कविता है, और कवियों ने लय तथा तुक, या रघुवीर सहाय जैसे कवियों ने लय तथा तुक का बेहद सृजनात्मक उपयोग किया है। उदाहरण, पढ़िए गीता बनिए सीता, बस इतना ही, ठीक है। फिर वही प्रयोगवाद के समान ही नए प्रकार के उपमान, नए प्रकार के बिंब, इन सबको एक में लिख देना है, नए प्रकार के काव्य रूप भी इसमें दिखते हैं, ठीक है, नए प्रकार के काव्य रूप में दिखते हैं। मुक्ति बोध, इसी पैराग्राफ में लिखना है, मुक्ति बोध और, ठीक है, मुक्ति बोध एवं श्रीकांत वर्मा जैसे रचनाकारों ने हिंदी साहित्य में फैंटासी शिल्प और व्यंग का अत्यधिक प्रयोग किया, व्यंग का अत्यधिक प्रयोग किया, जो कि क्या करता है, तात्कालिक है ना, यथार्थ की गहन अभिव्यक्ति या तत्कालीन यथार्थ को और अधिक सशक्त ढंग से व्यक्त करता है। फिर वही कंक्लूजन देंगे, है ना, कंक्लूजन क्या देंगे, इस प्रकार नई कविता विभिन्न अर्थों में क्या है, बहुत ही विशिष्ट है। इस प्रकार आप कंक्लूजन दे सकते हैं, और हमारा ये समाप्त होता है। अब रही बात नई कविता और लघु मानव की अवधारणा, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 45 मिनट से लंबी क्लास अभी बनाना संभव नहीं है, ठीक है। उसको देखिए एक बार, है ना, कुछ एग्जाम्पल याद करिए, जैसे अंधेरे में कविता, एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे अभी मुक्तिबोध, अब अगली क्लास में बेसिकली हम मुक्तिबोध ही करेंगे, ठीक है। मुक्तिबोध नहीं, पहले नागार्जुन कर लेते हैं, नागार्जुन फिर मुक्तिबोध, बस हमारा ये खत्म हो जाएगा काव्य वाला, अब जल्दी से हमारा समाप्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिलेबस भी देखेंगे, बहुत कर लिया, हमारा सही स्पीड में चल रहा है, 1 सितंबर तक आराम से। अब कुछ बस मुझे थोड़ा सा वही कराना है, ठीक है, हमने प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करा दी है। अब देखिए यहाँ पर अगर, है ना, तो अभी यहाँ पे देखेंगे अज्ञेय, तो अज्ञेय की काव्यानुभूति हमने कर ही लिया, ठीक है, ये हो ही गया था। मुक्तिबोध और नागार्जुन 2 ही बचे हैं, एक 2 एग्जाम्पल, यानी 2 क्लास मैक्सिमम ये, फिर कथा साहित्य दोनों जोड़ के पढ़ेंगे। फिर वही आपको बताऊंगा
कि कैसे लिखना है, ठीक है, गद्य का जो भी कैसे पहचानना है, कैसे क्या करना है, वही कोशिश करेंगे, रटेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बेसिकली, है ना, करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।